नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। देखिए हमारे यहाँ पर ये सीईटी की हमारी सीरीज चल रही है भाई, ज्योग्राफी की, है ना। इसमें अब तक हम 200 क्वेश्चन जो है देख चुके हैं। अब 200 से 250 तक अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने हैं। तो देखिए अभी तक जो बच्चा नया है, जिसने अभी तक कोई भी वीडियोस नहीं देखी है, तो वो अब मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट दे रखी है वहाँ पर जाकर देख सकता है। वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल की है, आपको तीनों जो है वहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। और जिसका जैसे सब्जेक्ट है वो वैसे देख सकता है। और इसमें जो है आपको ये याद रखना है कि मैं 1 घंटे के अंदर आपके जो है यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो यानी कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 में से कितने आपने सही करे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और देखिए आप अगर इसमें से किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं या किसी बहुत से क्वेश्चंस या ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, तो आप ये समझना अभी आपने जो है ना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, एनसीईआरटी बिल्कुल प्रिपेयर होनी चाहिए और तब जाके आप ये सीरीज़ लगाएं, तभी आप कर पाएंगे। सिर्फ ऐसी तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा, है ना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले दिखेगा 201 क्वेश्चन है आपका कि आउटसोर्सिंग इज हेल्पफुल इन, है ना। जो आउटसोर्सिंग होती है वो किसमें आपका निर्णय में सहायक है, क्या चीज़ में मदद करती है आपकी आउटसोर्सिंग, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको वीडियो को देखो, पॉज करो और फिर उसके बाद राइट आंसर आप बताएं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि करके सबसे पहले क्या बोला, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, यानी कार्य कुशलता में जो है सुधार लाता है। जी हाँ। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, जी हाँ, विकासशील देशों में रोजगार की वृद्धि करता है। तो जैसे आपको पता है कि भाई जैसे यूएसए है और यूएसए को कोई काम अपना आउटसोर्स कराना है, वो इंडिया से करा रहा है। तो यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या रोजगार बढ़ेगा, है ना। इसका एक लेटेस्ट आप कह सकते हो बढ़िया एग्जांपल है कॉल सेंटर्स वगैरह। तो कॉल सेंटर्स क्या होते हैं, वो यही तो आपको दिखेगा इसमें, है ना। तो डेवलप्ड नेशन क्या करते हैं, आपके ज़्यादातर काम अपना आउटसोर्स करते हैं और मदद किसको होता है, या तो अंडर डेवलप्ड को या फिर डेवलपिंग को। तो ये भी सही है आपका। और रिड्यूस प्राइसेस, जी हाँ, जो यूएसए में आपका ये मान लो 100 रुपये में काम हो रहा है, यहाँ वो आपका 80 या 70 रुपये में हो रहा है। तो भाई लोग कराएंगे नहीं, फिर एक तरीके से आपको जहाँ आपको सस्ता लग रहा है तो आप काम वहां से कराते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना 202 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, है ना। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था वो किस वर्ष लागू किया गया था। अब जो है ना देखो, एक है कि लेटेस्ट वाली बात और एक है कि पहला। तो इसमें आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो पहला था आपका, एक तरीके से जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कब आपका लागू करा गया था। तो यहाँ पर देखिए भाई ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें 1986, है ना। इस टाइम पे ये आपका एक तरीके से लागू करा गया था 1986 का आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। आप उसमें बुक में भी पढ़ते हैं तो काफ़ी बार इसका मेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 203 क्वेश्चन कह रहा है, विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। भाई निम्न में से किस कृषि को, है ना, ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नहीं होगा, हिंदी में कर लेना, आपका काटो या जलाओ आपका कृषि। तो वो जो है आपका क्या कहते हैं, किसके किसके अंदर या किसको बोलते हैं, उसके काफ़ी सारे नाम है। देखो भाई, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूमिंग, ठीक है, लदांग, तो काफ़ी मिल्पा, बहुत सारे नाम है उसके। तो क्या है ये भाई आपका, क्या ये एक्सटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, नहीं भाई। क्या ये प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, जी हाँ। जहाँ प्रिमिटिव आदिम निर्वाह कृषि जिसको आप कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो टूल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, बहुत ही एक तरीके से क्या हो गया, लो लेवल का होता है, तो इसलिए प्रिमिटिव बोल देते हैं। प्रिमिटिव तरीके से देखो कार्य चल रहा है, पहले पेड़ को काटते हैं फिर उसको जलाते हैं, उसकी जो ऐश होती है उसे क्या करते हैं, एक तरीके से आपका जो एक शॉर्ट टर्म एक तरीके से उसको क्या मिल जाती है, फर्टिलिटी मिल जाती है लैंड को, और फिर वो वहाँ पर 3-4 साल खेती करते हैं। और ये ज़्यादातर ट्राइबल ग्रुप करता है आज के टाइम पे, और फिर बाद में जो है दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 204 क्या कह रहा है, दी कंट्री हैविंग लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। भाई जनसंख्या के सबसे कम वृद्धि दर रखने वाला कौन सा है। एक देखो, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, ठीक है। कॉन्टिनेंट वाइज भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि भाई कौन से महाद्वीप में क्या चीज़ ज़्यादा है और क्या चीज़ कम है
है ना भाई, इसका राइट आंसर बताएं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका राइट आंसर है लातविया। क्या है भाई? लातविया। और जो आपके बुक के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पर बताया है, लेटेस्ट अगर आप सर्च मारते हैं तो कुछ और हो सकता है, तो इस चीज को याद रखें। अभी जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या है? लातविया है। देखो अब यहाँ पर आपके कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और इसमें पूछ रहा है कौन सी सही है, किसके रिगार्डिंग? मिक्स फार्मिंग, है ना, जो मिश्रित खेती होती है उसके बारे में कौन सी आपकी कथन इसमें सही है। सबसे पहले देखते हैं, कह रहे दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। तो भाई ये सारी जगह जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है ना, उत्तर पश्चिम यूरोप है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है ना, या ये गलत लिखा है, नॉर्थ ईस्टर्न होगा। क्या होगा? नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका होगा। और पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, जी हाँ, इन सब जगह आपको क्या दिख जाएगा? मिक्स फार्मिंग। कह रहा है फूडर क्रॉप्स आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स फार्मिंग। कह रहा है चारा फसल जो है मिश्रित खेती की एक महत्वपूर्ण घटक है। जी हाँ, महत्वपूर्ण घटक दिखेगा भाई आपको। फिर तीसरा क्या कह रहा है इसमें, क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। कह रहा है मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में फसल रोटेशन, या आप कह सकते हो फसल को जो आपका पुनः चक्रण जो होता है, और इंटर क्रॉपिंग जो है महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अब इसमें क्या होता है आपका मिक्स फार्मिंग में, इसमें इंटर क्रॉपिंग आपको दिखेगा। तो ये तीनों ही चीज कहीं ना कहीं क्या है, मिक्स फार्मिंग से, यानी कि मिश्रित खेती जो है उससे जुड़ी हुई है, और तीनों तीनों राइट आंसर है। देखो करेक्ट पूछा था आपसे, सही कथन कौन सा है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 206 देखो क्या कह रहा है, विच एरिया ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसीज मेकिंग। पर कह रहा है गतिविधियों के किस क्षेत्र में उच्च स्तरीय निर्णय लेने और नीति निर्माण शामिल है। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जहां पर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, यानी कि आप निर्णय लेते हैं, आप नीति बनाते हैं, कौन सी एक्टिविटी है? तो वीडियो को पॉज करें और इसका राइट आंसर बताएं। भाई देखो, क्या ये सेकेंडरी होगा? नहीं भाई, द्वितीय नहीं होगा, तृतीय नहीं होगा। क्या बचा? क्वाटरनरी और क्विनरी एक्टिविटी। अब इसमें आप बताएंगे भाई कौन सा आपका सही आंसर है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे भाई, ये है क्विनरी एक्टिविटी। क्या है? क्विनरी। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है क्वाटरनरी और क्विनरी, यानी कि चतुर्थ और पंचम में। देखो क्विनरी एक्टिविटी जैसे अभी बताया क्या है, डिसीजन मेकिंग आपका पॉलिसी मेकिंग में रहती है। क्वार्टरली जो एक्टिविटी है वो किससे जुड़ी हुई है? वो इन्फो से जुड़ी हुई है, इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। इस चीज को याद रखना, आंकड़े को संग्रह करना, उसको वितरित करना, वो इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा क्वार्टरनरी और क्विनरी में, और हाईली चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से बनाए, क्योंकि बच्चे को देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और वो सब तो पता ही है, लेकिन इसमें कंफ्यूज कर देगा ना आपको। 2007 क्वेश्चन, यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है कुछ, आपको करेक्ट बताना है। यहाँ पर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन दे रखा है आपका, ठीक है, यानी कि जनसंख्या का वृद्धि दर दे रखा है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दे रखा है, जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि भी आपको दे रखी है यहाँ पर। और आपको कह सकते हो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी दे रखा है, यानी कि आपका एक तरीके से कह सकते हो, इसमें यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप कह सकते हो जो सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी जनसंख्या की, वो भी दे रखा है। इन तीनों को पढ़ना है स्टेटमेंट को, और आपको राइट आंसर बताने भाई, है ना। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताएं भाई। अब जरा देखते हैं भाई यहाँ पर क्या कह रहा है। ये देखो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में क्या कह रहा है, दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। कह रहा है यह प्रतिशत में व्यक्त जनसंख्या का परिवर्तन है। भाई जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसको जब आप परसेंटेज में दिखाते हो, वही ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, सही। नेचुरल ग्रोथ में क्या कह रहा है, दिस हैपन व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट between 2 points of time, or when people from one country from other countries migrate permanently to region। भाई ये इसका नहीं है। देखो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है, अभी पॉजिटिव का ही पढ़ लेते हैं भाई। कह रहा है दिस इज दी पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। भाई ये एक नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। यानी कि आपको क्या दिखेगा, ये दोनों यहाँ पर ऊपर नीचे मिक्स कर रखे हैं। नेचुरल ग्रोथ कब होती है, जब आपका बर्थ माइनस डेथ देखते हैं। तो यानी कि आप किसी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में आप बर्थ और डेथ के बीच का जो डिफरेंस देखते हो, वो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है।
और पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जब भाई बर्थ ज़्यादा हो डेथ कम हो, मतलब बर्थ रेट ज़्यादा हो डेथ रेट कम हो, और आपका जब कंट्री से माइग्रेट कर जाए परमानेंटली, ठीक है, यानी कि प्रवास कर जाए, तो ये दोनों की मिक्स कर रखी है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखिए सिर्फ पहला ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 2008 क्वेश्चन देखते हैं, विच डिपार्टमेंट इज मेंट फॉर मेजरिंग दी ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो कह रहा है प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र को मापने के लिए कौन सा विभाग है ना। तो देखो अगर इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो वो है आपका सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये दिखेगा, जो क्या करता है, मेजर करता है ज्योग्राफिकल एरिया में, यानी कि कहाँ पर एग्रीकल्चर है, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर वेस्ट लैंड है, कहाँ पर फेलो लैंड है, वो सब जो है कौन मेजर करता है, सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कह रहा है इन विच ईयर इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज सेटअप। भाई भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि आपका जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग है वो उसकी स्थापना किस टाइम पे करी गई थी। तो अगर आप देखेंगे ये भी आपका एक ही ईयर से जुड़ा हुआ है 1986। तो देखो अब आप ये कह सकते हो दो ऐसे चीज़ें हुई हैं 1986 में, एक तो क्या हुआ आपका वाटरवेज अथॉरिटी जो है इंडिया में सेटअप होती है, और एक आपका क्या आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं 210 क्वेश्चन है, कह रहा है पेयर आपको बताना है कौन करेक्टली मैच है ना। यहाँ रेलवे जोन है, यहाँ हेडक्वार्टर है, तो देखो इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो अगर हम देखें इसका ईस्टर्न में कह रहा है कोलकाता, जी हाँ। सदर्न में ये न्यू दिल्ली नहीं है, नॉर्दर्न में मुंबई नहीं है, वेस्टर्न में चेन्नई नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए। क्योंकि देखो ऐसे आने के जो क्वेश्चंस है कम चांस है, क्योंकि आपके बुक में से काफी को डिलीट कर रखा है इससे जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी आपको रीड करना है राइट ढंग से, है ना। इसमें क्या कह रहा है भाई कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, दो स्टेटमेंट है। पहले कह रहा है डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। कह रहे विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों को अपनी जनसंख्या दुगनी करने में अधिक समय लगता है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनको टाइम लगता है अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में एज कम्पेयर टू डेवलपिंग यानी कि विकासशील देशों में। सेकंड क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग। कह रहा है अधिकांश जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों में हो रही है जहां जनसंख्या विस्फोट कर रही है। क्या ये बात सही है भाई? जी हाँ, आप कहेंगे ये दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। पॉपुलेशन ग्रोथ आपको ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, डेवलपिंग नेशन में, जहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो रही है, एक्सप्लोड हो रही है, जहाँ पर पॉपुलेशन क्या है आपकी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। 212 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अनसुटेबल फॉर कैरिंग बल्कि कमोडिटीज। भाई निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए अनुपयुक्त है? भाई सीधी सी बात है, क्या एयर ट्रांसपोर्ट है या वायु परिवहन है, इसमें आप भारी चीजों को लेके नहीं जा सकते हैं। भाई 213 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज ब्राउन डायमंड, है ना। इनमें से किस खनिज को भूरे हीरे के रूप में देखते हैं? तो भाई किसको भूरे हीरा या ब्राउन डायमंड एक तरीके से बोलते हैं भाई, वो है आपका लिग्नाइट। क्या है? लिग्नाइट है। लिग्नाइट क्या है? एक तरीके का आपका कोल है, कोयला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑयल पोर्ट। भाई इनमें से कौन सा तेल बंदर का है? तो आप वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताए, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा तेल बंदर का है, ऑयल पोर्ट है। तो अगर राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है आपका, त्रिपोली, है ना। क्या है इसका राइट आंसर? आपका त्रिपोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर। कह रहा है इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? एक वायु वाला और एक जल प्रदूषण वाला, ये दोनों आपको पता होने चाहिए किस किस से कौन कौन सी डिजीज आपकी हो रही है, देखने को मिल रही है ना। तो अगर हम यहाँ देखें भाई तो आपको क्या दिखेगा, डायरिया, है ना। क्या दिखेगा भाई? डायरिया, दस्त, ठीक है। आँख आना तो नहीं है, सांसों की जो दिक्कत होगी वो किससे होगी, एयर पोल्यूशन से होगी, ठीक है। आपका ब्रोंचिटिस या ब्रोंकाइट्स, जो भी जैसे भी आपको इसको पढ़ना है वो भी नहीं है, ठीक है। तो डायरिया एक वाटर बोर्न डिजीज है, याद रखना, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किससे आता है? एयर पोल्यूशन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
when first successful attempt to tap the underground heat was made? भूमिगत ऊष्मा का दोहन करने का पहला सफल प्रयास कब किया गया था? भाई जो अंडरग्राउंड अगर आपने देखा होगा, जिसको जियोथर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो आया है भूमिगत ऊष्मा जो है उसका इस्तेमाल करना कब से शुरू करा है, कब से वो प्लांट वगैरह लगा, ये यहाँ पर उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। तो 2000 मतलब आपका 216 का जो है आंसर क्या है वो आप मुझे बताएं भाई। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर दें। तो अगर आप देखोगे ये है 80-19, क्या है भाई 80-90 है, तो 1890 है। इसमें मतलब ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, याद रह जाए अच्छी बात है, और ना कोई बात नहीं। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुश फैक्टर, है ना, इनमें से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, याद रखना, पूछ रहा है नहीं है। वाटर की शॉर्टेज, जी हाँ। एजुकेशनल फैसिलिटी, देखो एक सेकेंड, आप पुश फैक्टर जो धक्का दे रहा है इसमें कह रहा है नहीं है, तो जहाँ तक है एजुकेशनल फैसिलिटीज तो क्या हो गया आपका पुल फैक्टर हो गया, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट, जी हाँ। एपिडेमिक्स, महामारी। तो अगर आप देखेंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो वाटर की शॉर्टेज, बेरोजगारी होना, महामारी होना, तो वहां से लोग क्या है भागेंगे, तो क्या हो गया वो पुश फैक्टर हो गया। एजुकेशनल फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, है ना, बेसिक फैसिलिटी अगर आप दे रहे हो, कहीं आपके डिजीज हेल्थ पे ध्यान रख रहे हो, तो वहां क्या होगी, वहां पर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा आएगी, यानी कि पुल कर रहा है वो एरिया, ना कि पुश कर रहा है ना। 218 क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। भाई इनमें से कौन सी एक आपकी ये वृक्षारोपण नहीं है, आपकी रोपण फसल नहीं है। कौन सी नहीं है भाई रोपण फसल, वो आपको यहाँ बताना है। याद रखना नहीं पूछ रहा है। तो भाई आपको क्या दिखेगा, जैसे रबड़ है, शुगर केन है और कॉफी है, सब क्या है आपकी प्लांटेशन क्रॉप है, लेकिन गेहूं, बीट और प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी। अब इसमें कह रहा है भाई कोई स्टेटमेंट दे रखी है आपको, उसमें बताना है कि कौन सी सही है। तो क्या कह रहा है भाई, इसमें एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है जियोमॉर्फोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। भाई जो आपका भू आकृतिक विज्ञान होता है, क्या वो भूगोल के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण दिखेगा? हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो क्या भू आकृतिक विज्ञान मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है? याद रखना ये इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। याद रखना इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है आपकी, इनकरेक्ट हो जाती है ना। रेडजेल propounded द अप्रोच ऑफ न्यू डिटरमिनिज्म। जो रेडजेल बाबूजी है उन्होंने नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद की दृष्टिकोण दिया था भाई क्या? नहीं, ये भी आपको गलत दिखेगा। करेक्ट पूछ रहा है भाई, वो बताना है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। भाई ये आप सही कह सकते हो। प्रौद्योगिकी आपकी एक सेकंड समाज की सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। जी हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो लास्ट क्या कह रहा है, दी ह्यूज अर्बन स्पॉल्स बाय ह्यूमन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिटरमिनिज्म। तो कह रहा है मानव द्वारा विशाल शहरी फैलाव नियतिवाद का सूचक है। नहीं भाई, ये तो आपका किसका हो गया, पॉसिबिलिज्म का हो गया, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म का तो है ही नहीं आपका। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, सी, है ना भाई। करेक्ट पूछा था तो करेक्ट ही हमने यहाँ पर बताया है। तो करेक्ट क्या है इसका आपका, सी। भाई 220 जो है क्वेश्चन, उसको वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताएं। देखिए भाई क्या कह रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। भाई दिल्ली, चेन्नई, आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा एरिया देता है? तो भाई बहुत सिंपल सा है, इसमें क्या है आपका टर्सरी, क्योंकि ये सब शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ सेवा, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान ज़्यादा होता है ना। यहाँ पर भाई कुछ इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी हुई कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है और आपको करेक्ट ढूंढनी है ना भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर इतिहास के कुछ बिंदु दे रखे हैं और आपको सही ढूंढना है। ऑप्शंस आपके ये रहे भाई। तो एक एक करके देखते हैं भाई, इसमें क्या कह रहा है, इन एशियन टाइम ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट। भाई जो प्राचीन काल में आप देख सकते हैं व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। जी हाँ, सही है भाई। द सिल्क रूट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। भाई जो सिल्क मार्ग है आपका लंबी दूरी के आपके व्यापार का एक उदाहरण है। जी हाँ, आप ये भी कह सकते हैं। फिर कह रहा है
इंडस्ट्रियलाइज नेशन स्टार्टेड इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो भाई जो औद्योगिक देशों ने कच्चे माल को आयात कराया था, फिर तैयार माल को पहले बेचते थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछ रहा है भाई। ABC तो अब तक सही है, तो ABC कहाँ है, सिर्फ यहाँ पर आपको दिखेगा, यानी कि D गलत है। तो कह रहा है स्लेव ट्रेड स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद थोड़ी ना स्लेव ट्रेड आपको दिखेगा स्टार्ट होते, वो तो बहुत पहले से चलता आ रहा है ना। तो ये D स्टेटमेंट आपकी गलत है। 222 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भरमौर रीजन पॉपुलरली नॉन एज दी होमलैंड ऑफ। तो भाई भरमौर क्षेत्र में कौन से आपको दिखेगा एक तरीके से मातृभूमि में कौन सी जाति के लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे? क्या गातीज है, बकरवाल है, खानी है या होली है, कौन आपको दिखेंगे? तो यहाँ आपको क्या दिखेगा भाई, गादीज। क्या दिखेंगे भाई, गादीज ट्राइब जो है वो आपको दिख जाएगा भरमौर रीजन में। नेक्स्ट देखते हैं 223 क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर कोंकण रेलवे वाज कंस्ट्रक्टेड। हाँ देखो रेलवे से मैंने क्या कहा था, ज़्यादा कुछ नहीं, बट ये कोंकण वाला तो याद रख लेना कि कोंकण रेलवे का निर्माण कब से शुरू हुआ, कब से चालू हुआ, कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बॉक्स में भी दे रखा है, थ्योरी में भी लिख रखा है इसके बारे में, तो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं भाई इसके। तो वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताएं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये कब स्टार्ट हुआ आपका 1998 में, है ना। तो 1998 में आपका कोंकण रेलवे आपका कंस्ट्रक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 224 क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, थोड़ा बड़ा है, इसको वीडियो को पॉज करें फिर राइट आंसर बताएं। जरा एक एक करके पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहले कह रहा है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, है ना, मतलब आपका अन्वेषण और आपका और विवरण, है ना, ये आपकी कहानी कहाँ देखने को मिलेगी। तो देखो अगर आप कहीं ऐसा दिखे कहीं पर एक्सप्लोर आपका वर्ड जो है वो आ रहा है, तो अगर मैं देखूं तो एक्सप्लोर वर्ड आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है फर्स्ट का C में। तो एक्सप्लोर वर्ड आपको यहाँ दिखेगा। तो क्या कह रहा है, इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रमोटेड दी डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज। तो भाई ये जो है नए एरियाज को ढूंढना वगैरह, ये अप्रोच आपको सबसे पहले दिखेगी। तो आपको क्या दिखेगा, फर्स्ट का C। तो फिर इसमें अगर फर्स्ट का C देखूं तो मुझे यहीं दिख रहा है और तो कहीं है नहीं, बट फिर भी हम आगे की जो है पढ़ लेते हैं, है ना। पेपर में हो सकता है कि आपके 2 बना दे ऐसे CC वाले। अब सेकंड क्या कह रहा है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। भाई स्थानिक संगठन का जुड़ाव आपको क्या दिखेगा, वो दिखेगा द फेज वाज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। कह रहा है इस चरण को मात्रात्मक क्रांति कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए मैपेबल पैटर्न को बनाना था। तो भाई ये सेकंड का तो आपको क्या दिखेगा, सेकंड का दिखेगा B। एरियल डिफरेंशिएशन में तो क्या कह रहा है, द फोकस वाज ऑन एन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट वाज डिफरेंट। तो आपको क्या दिखेगा, एरियल डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हो, दूसरे रीजन को क्या करते हो, एक तरीके से वहाँ की खासियत यूनिकनेस को देखते हो और फिर आप कंपेयर करते हो दूसरे क्षेत्रों से। तो ये आपको क्या दिखेगा इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है भाई, C। तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ईयर वाज द जनरल या फिर कहें एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हैं जो आपका गेट था, है ना, जनरल ऑन आपका एक तरीके से ट्रेड एंड टैरिफ वाली बात, जो आप ये कह सकते हो जनरल एग्रीमेंट ऑन, है ना, ट्रेड एंड टैरिफ जो था, ये किस में चेंज हुआ, ये WTO में। तो WTO में कब चेंज हुआ ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, आपको बताना है भाई। तो बताया भाई ये कब आपका यहाँ पर आपका चेंज होता है, आपका GATT जो है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ किस में कन्वर्ट कर देते हैं, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कर देते हैं। भाई इसका राइट आंसर बताएं। तो आपको क्या दिखेगा भाई इसमें 1995। अब देखो ये जो गेट है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कब बना था, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है ना, ये कब बना था, क्या रीजन थे, थोड़ा वो पॉलिटिक्स में हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा ये पता होना चाहिए कि भाई ये गेट जो इससे पहले जो था, ठीक है, तो वो कब बना, फिर उसके बाद आपका WTO कब इसमें चेंज कर देते हैं, है ना। देखो अगला क्या कह रहा है, नेम द टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ सुएज कैनाल। भाई सुएज नहर के अंतिम बिंदुओं के नाम लिखिए। तो पोर्ट सैद और सुएज, है ना, दोनों आपको दिखेगा A और B, है ना,
इसमें आपका कि भाई यहाँ पोर्ट सैयद है और पोर्ट, तो जो 2 पॉइंट है वो पूछ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से ख़त्म है। सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट है कहाँ ख़त्म है। जो आपके रेलवे से जुड़े हुए हैं जैसे ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन रेलवे है, कहाँ स्टार्ट है मतलब कहाँ लास्ट पॉइंट है, मतलब या ईस्ट टू वेस्ट याद रख लें, कैसे भी रखना है आपको याद रखना है, ठीक है। ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, उसमें ज़्यादातर आपका ईस्टर्न वेस्टर्न बात करेगा, तो वो आपको वहाँ ध्यान देना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 227 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भाई निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक देखने को मिलेगी। भाई ऐसा कौन सा आपका कॉन्टिनेंट है जहाँ पर पॉपुलेशन एक तरीके से वहाँ पर, या फिर हम क्या है, हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। तो देखो हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहाँ होगा, जनरली वहाँ होगा जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है या फिर डेवलप्ड आपका कॉन्टिनेंट नहीं है। तो डेवलप्ड कॉन्टिनेंट इसमें से कौन सा नहीं है भाई, ज़रा सोचें। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या है आपका अफ्रीका। भाई अफ्रीका में आपको हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ दिख जाएगा। डैश डज नॉट बिलोंग टू है ना इंडियाज मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। डैश भारत के प्रमुख बड़े जो पैमाने के उद्योग है उसमें शामिल नहीं होता है। क्या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है भाई, जी हाँ आपको तो दिखेगा। केमिकल इंडस्ट्री है, जी हाँ दिखेगा। अब ए और डी जो है उसमें आपको चूज करना है कि कौन सा इंक्लूड नहीं हो रहा है। याद रखना नहीं का पूछ रहा है तो कौन सा इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो हैंडीक्राफ्ट है या खादी एंड विलेज है भाई, आंसर बताएं। तो अगर हम देखें भाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है ना, ये भी एक लार्ज स्केल में दिख जाएगी आपको, लेकिन हैंडीक्राफ्ट जो होता है आपका हस्तशिल्प जो होता है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 229 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर या रिवर्स फ्लो इन भरमौर ट्राइबल रीजन। भाई इनमें से कौन सी नदियां भरमौर जनजातीय क्षेत्रों से बहती है। तो वहां पर जब आपने भरमौर एक वो केस स्टडी आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपने जो है वहां पर थोड़ा उसके आसपास रीजन जो है उसके नाम क्या है, कौन कौन से ट्राइब रहते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या याद रखना है, उसमें जैसे रिवर की बात कर दी, और सबसे कम डेवलप्ड एरिया भरमौर में कौन सा है, ये कुछ ना आपको हाँ देखो याद रखना। हिमाचल प्रदेश में भरमौर, भरमौर को भी और डिवाइड कर दिया है उसने, वो मैप आपने देखा होगा, और फिर थ्योरी में भी लिख रखा है कि कौन सा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है, तो वो भी याद रखें। फिर वहाँ पर जो चेंजेस लाते हैं, चेंजेस लाने के बाद जो आप ये कह सकते हो एक तरीके से जो डेवलपमेंट होता है, तो वो भी थोड़ा दिमाग में रखें। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना 229 का। तो आपको दिखेगी यहाँ पर रावी, बुधिल और आपका तुंधैन जो है, ये आपकी 3 रिवर है, कहाँ दिख जाएंगे आपको, भरमौर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेट एरिया सोन या नेट एरिया सोन इन इंडिया इज, या नेट सोन एरिया होता है बेटा ये ना, नेट सोन एरिया जो है कितना है, यानी कि बोया गया आपका जो क्षेत्र है वो कितना है। तो नेट आपका सोन एरिया, तो जो नेट सोन एरिया है वो भारत देश में कितना है। तो नेट सोन एरिया क्या होता है, ग्रोथ सोन आपका क्या हो गया, ठीक है, आपका जीडीपी जीएनपी ये जो कुछ कुछ है ना, ये आपके देखो। अब जीडीपी जीएनपी, अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो इकोनॉमिक्स से टर्म आ गए, तो देखो बेटा ज्योग्राफी में बहुत बार आपको ये टर्म्स भी दिख जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ज्योग्राफी में कम, जैसे डब्ल्यूटीओ की बात कर दी, तो ये तो पॉलिटिक्स का पार्ट कह दोगे आप, तो ठीक है, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल कनेक्ट करके। तो भाई नेट सोन एरिया क्या है भाई भारत देश का, अगर आप देखें तो 43% लैंड पे है ना, कितना भाई 43% लैंड पे हम क्या कर रहे हैं, आपको एग्रीकल्चर करते हुए दिख जाएंगे। इसी को एक तरीके से नेट सोन एरिया कहते हैं ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, टी इज मेनली ग्रोन इन विच ऑफ दिस रीजन इन इंडिया, है ना। कह रहा है भारत में चाय के मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उगाई जाती है। तो किस क्षेत्र में आपको दिखेगी भाई, यहाँ कह रहा है स्लोप ऑफ नीलगिरी, यानी कि नीलगिरी की ढलान पे आपको दिखेगा, कांडमम की हिल्स पे दिखेगा, दार्जिलिंग की हिल्स पे दिखेगा। तो अगर दिखेगा तो भाई ये तीनों जगह दिखेगा, और तीनों जगह कहाँ दिख रहा है आंसर, ये दिख रहा है आपका ए। तो आपका नीलगिरी हिल्स, ठीक है, कहाँ है, साउथ में, कांडमम और आपका दार्जिलिंग, यहाँ तीनों जगह क्या दिख जाएगा आपको, टी के गार्डन्स। 232 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड नेट कल्टिवेटेड एरिया इज कॉल्ड। तो मतलब जो आपका टोटल पॉपुलेशन है और जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है उसको क्या बोलते हैं।
है ना। तो ये बहुत एक आप ये कह सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा वहां लिखा रहता है एक जगह एग्रीकल्चर डेंसिटी, एक है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक डेंसिटी। देखो कुछ तो इसमें फालतू के लिख रखा है ना, कुछ आपके क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, तो वही आपको बताना है। तो भाई टोटल पॉपुलेशन आपका एंड नेट कल्टीवेटेड एरिया जो है वो क्या कहलाता है। तो भाई इसका अगर आप राइट आंसर देखेंगे तो वो क्या है आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, है ना। जो शारीरिक घनत्व है तो वो आपको दिख जाएगा, इसका राइट आंसर है। याद रखना ये एग्रीकल्चर डेंसिटी नहीं है, बच्चा बहुत दिमाग चलाएगा कि ये आपका एग्रीकल्चर डेंसिटी है, बट ये नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 200 आपका 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डेवलप्ड हाई यील्ड वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस। तो निम्न में से किस देश ने गेहूं और चावल के उच्च उपज वाली जो किस्में विकसित करी थी। मतलब आप ये कह सकते हो वो जो HYV सीड्स होते हैं ना, HYV सीड्स आपने बहुत सुना होगा। वो जो सीड्स हैं वो आपके एक नॉर्मन बोरलॉग करके एक आपके व्यक्ति थे, उन्होंने डेवलप करे थे। तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो किस कंट्री से थे, या वो जो सीड बने किस कंट्री से आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, मैक्सिको एंड फिलीपींस, है ना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 234 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खारी क्रॉप। तो मैं काफी बार बता चुका हूँ भाई, ये आपसे बहुत बार पूछेगा, खारिफ फसल है, खारिफ फसल नहीं है, राबी कौन सी है कौन सी नहीं है। ऐसी जैद तो चलो बहुत इजी हो जाती है। तो खारिफ और राबी की जितनी क्रॉप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और स्टार्टिंग की जो 4 5 6 हैं वो तो बिल्कुल पता होनी चाहिए, है ना। तो राइट आंसर बताएं भाई। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ये आपके रेप सीड है ना, ये इसकी एक खरीफ क्रॉप नहीं है, बाकी आपको दिख जाएगा खरीफ क्रॉप है। भाई भरमौर ITTP इंक्लूड्स। तो भाई जो भरमौर में ITTP आप बहुत बार आप उसमें पढ़ते होंगे, इसकी फुल फॉर्म आपको क्या देखने को मिलेगी भाई, है ना। तो वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताएं। ITTP, अच्छा सॉरी एक इसमें ना थोड़ा मिस्टेक कर दिया इसमें, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, भरमौर ITTP इंक्लूड्स। तो भरमौर ITTP में शामिल क्या होता है, मतलब वहाँ किस चीज़ का विकास, किस चीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए एक तरीके से ITTP ने इंक्लूड करा है। ठीक है, क्या बोला, जो ITTP जो प्रोग्राम है जो भरमौर रीजन को डेवलप करने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड करी है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ। ट्रांसपोर्ट, जी हाँ। एग्रीकल्चर, जी हाँ। भाई कृषि हो, आपका परिवहन हो, आधारभूत संरचना देनी हो, तीनों को विकास करने के लिए ITTP में इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे दी वाटर रिसीव फ्रॉम रेनफॉल इज, है ना। कह रहे वर्षा जो प्राप्त होती है भाई जल के रूप में, वो किससे जुड़ी हुई है। अभी हालांकि थोड़ा ऐसा लगेगा कि जैसे 11th क्लास की ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन ये आपके चैप्टरों में सही है जो आपके 12th के करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। तो भाई कहाँ से आपका एक तरीके से जो वाटर रिसीव कर रहे हैं, तो वो जो रेनफॉल से, तो वो कहाँ से कर रहे हैं एक तरीके से। तो अगर हम देखें तो उसको आप क्या कहोगे, एक पोर्टेबल वाटर। क्या कहोगे भाई, द वाटर रिसीव फ्रॉम रेनफॉल इज पोर्टेबल वाटर, है ना। पीने योग्य आप उसको पानी बोल सकते हो। सलाइन नहीं है, थलमंडल और आपका एटमोसफेयर तो आप हटा लें। 237 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ टूरिज्म सेक्टर। तो कह रहा है इसमें कि इसमें से कौन सा एक तरीके से पर्यटन क्षेत्र की विशेषता नहीं है ना। तो आपसे यहाँ पर पूछा है भाई टूरिज्म जो सेक्टर है आपका, टूरिज्म सेक्टर का फीचर नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं, अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन नॉट बिजनेस। तो क्या कह रहा है, मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता है, ना कि व्यवसाय के लिए। कि भाई जो टूरिज्म सेक्टर है वो इसके लिए है क्या, देखो फीचर नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। जरा देख लेते हैं, कह रहे वर्ल्ड लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी, जी हाँ ये आपको दिखेगा, ये इसका फीचर है। फॉरेस्ट क्राफ्ट इंडस्ट्री, जी हाँ वो बहुत से लोग देखने जाते हैं, ये भी आपको दिखेगा। अब देखो हो सकता है कि बहुत जगह आपका एक तरीके से व्यवसाय बना रखा हो, या बहुत से जो है क्या है मनोरंजन के लिए करते हैं। लेकिन जब वो बोल रहा है हेल्प इन आउटसोर्सिंग, है ना, ये अगर आप लास्ट ऑप्शन देखेंगे आउटसोर्सिंग में सहायक होता है, तो ये आउटसोर्सिंग का टूरिज्म से तो कुछ लेना देना है नहीं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 237 जो है इसका राइट आंसर क्या है, डी, क्योंकि ये इसका एक फीचर नहीं है। भाई 238 क्वेश्चन, UNDP की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है।
तो क्या है भाई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसकी फुल फॉर्म है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है ना भाई, वो क्या करेगा, एक बार जो भी ये आपकी फुल फॉर्म वगैरह होती है इसको एक तरीके से इंग्लिश में याद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें ना थोड़ा ईजी पड़ जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको आंसर देना है, तो वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताएं। चलो भाई देखते हैं इसमें स्टेटमेंट में क्या रहा है। यूरोप हैज दी डेंस रेल नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। कह रहा है भाई यूरोप में सबसे ज्यादा डेंस रेलवे नेटवर्क दिखेगा। जी हाँ। कह रहा है मोस्ट ऑफ द रेलवे ट्रैक्स इन यूरोप इज डबल लेन। ज्यादातर जो आपके जो रेलवे के जो ट्रैक है वो ज्यादातर डबल लेन के हैं। जी हाँ, ये भी आपको दिखेगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और आपकी सी ए को भी करेक्ट कर रही है। तो आपका देखो जो रेलवे वाला मैंने पहले ही बताया है, उसमें क्या क्या चीज़ें अभी आपको याद रखनी है। अभी जब मैंने ट्रांस कैनेडियन ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करी है ना, तो इसमें देखो अब क्वेश्चन जो बनाएगा वो ऐसे कॉमन नहीं बनाएगा ना, वो बनाएगा सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है डेंस रेलवे नेटवर्क, जैसे ये है। फिर वो बोल देगा सबसे लंबी आपको क्या कहाँ दिख जाएंगी जहाँ रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं, कौन सा बड़ा आपका ट्रांस कैनेडियन है या ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। तो जो बिल्कुल ऐसा लगेगा ना आपको जो यूनिक है वो दे सकता है, तो वो आंसर मतलब क्वेश्चंस वहां से बनेंगे, ना कि वो जनरल चीज आपसे पूछेगा, कॉमन चीज आपसे पूछेगा। वो पूछने के चांसेस आपके क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। 240 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कंट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंटरनेट। और कह रहा है डैश देश इंटरनेट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भाई कहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज होता है, तो वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं भाई। तो यहाँ आपको दिखेगा यूएसए। अब बच्चों के दिमाग में या तो चाइना चल रहा होगा, इंडिया चल रहा होगा। भाई पॉपुलेशन के हिसाब से आप ये नहीं बोल सकते कि इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पर यूएसए में। भाई 241 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ ए पोर्ट ऑफ कॉल, है ना। पोर्ट ऑफ कॉल कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भाई देखो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं मारेंगे, ये आपका एडन, है ना। देखो ये रटने वाली चीजें हैं, याद रह गया अच्छी बात है, नहीं रह गया तो ज्यादा दिमाग नहीं मारना। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्योग्राफर डिस्क्राइब द स्टेट और कंट्री एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई किस देश के भूगोलवेत्ता ने राज्य या देश का वर्णन एक जीवित जीव से किया था ना, क्या आप कह सकते हो जीवित आपके राज्य के वो एक क्या धारणा दी थी। तो कौन सी कंट्री से आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको जर्मन। कहाँ से देखने को मिलेगा भाई, जर्मन से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है भाई ये। तो भाई ये याद रखना है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली बात जो है ये जर्मन वाली, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पर आपकी कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और किसके आगे किसके रिगार्डिंग दे रखी है, आपका ह्यूमनिस्ट, रेडिकल और बिहेवियरल जो स्कूल्स थे आपके, है ना, यानी कि आपके मानवतावादी, कट्टरपंथी और व्यवहारवादी जो स्कूल थे उनसे जुड़ी हुई कुछ स्टेटमेंट है। कह रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेड मोर रेलिवेंट टू सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी बाय द इमरजेंस ऑफ दीज स्कूल ऑफ थॉट्स। कह रहा है इन विचारधाराओं के उद्भव से मानव भूगोल को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता के लिए अधिक प्रासंगिक बनाया गया था। तो कह रहा है भाई कि आपको दिखेगा जब ह्यूमन ज्योग्राफी जब ये सोशो पॉलिटिकल रियलिटी को जोड़ते हैं या ये स्कूल आते हैं ह्यूमनिस्टिक रेडिकल बिहेवियरल स्कूल आते हैं, तो आप ये कह सकते हो बहुत अच्छे तरीके से और आप जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को जो है काफ़ी क्या है कनेक्ट कर पाते हैं। जी हाँ, ये तो सही है भाई। कह रहा है दी इमरजेंस ऑफ 3 न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन 1990s। क्या 1990 में करे गए थे? नहीं भाई, ये 1990 में नहीं देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे आपको 1970 के आसपास आपके स्कूल्स वगैरह जो है यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो सेकंड तो गलत है, तो सेकंड यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, और लेकिन फर्स्ट ठीक है। तो ओनली क्या हो जाएगा इसका, है ना, कि मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 244। तो वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है इन राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चरली लोकली नोन एज। भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो करी जाती है, इनकी वर्षा जल संग्रहण कराया जाता है राजस्थान में, किस नाम से जानते हैं? तो उसको कुंड या टंका आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दी पॉपुलेशन साइज ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज। कह रहे महान नगरीय शहर की जनसंख्या का आकार है। तो जो आपका पॉपुलेशन साइज है मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, है ना, उसका कितना साइज होता है, तो ये आपको पता चाहिए। मेगा सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटी,
जो ये ऐसे बर्ड आते हैं ना, तो इसमें ये आपका एक नहीं है, इसमें क्या होता है पॉपुलेशन के हिसाब से मैं डिफर करता है कि जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको कुछ और नाम दे रखा है, कम है तो उसको कुछ और नाम दे रखा है। बच्चा सोचता है आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगा सिटी, मिलियन सिटी सब एक जैसा ही है ना, पर एक जैसा नहीं है, इस चीज़ को याद रखें। तो भाई 245 का राइट आंसर बताएं। तो अगर आप देखेंगे 1 से 5 मिलियन, क्या भाई 1 से 5 मिलियन यानी कि आपका 10 से 50 लाख के बीच में अगर कहीं लोग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप, मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल देते हैं। 246 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, भाई निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग आपको दिखेगा। क्या सीमेंट इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है, सॉरी केमिकल नहीं भाई, सीमेंट नहीं, कपास जी हाँ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या हो गई आपका, जो कॉटन है, कॉटन से आपके क्या बनाए जा रहे हैं, कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 247, कह रहा विच स्टेट इज दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन इंडिया, भाई भारत में ज्वार सबसे ज्यादा कौन उगाता है। देखो गेहूं चावल वगैरह जो है ये तो कॉमन है, बच्चा याद कर लेता है, लेकिन जब बात आती है ज्वार बाजरा रागी, ठीक है, ग्राउंड नट, ये जब आ जाते हैं जो आपकी दालें हो गई, पल्सेस हो गई, तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और हाईली चांसेस है कि वो क्वेश्चन कहाँ से निकालेगा, वो इन्हीं आपके एरिया से जो है वहां से क्वेश्चन आपके निकालेगा ना। तो 247 का राइट आंसर क्या है भाई, तो यहाँ आपको दिखेगा महाराष्ट्र, क्या भाई महाराष्ट्र में आपका ज्वार सबसे ज्यादा उगाया जाता है। 248, तो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, करेक्ट आपसे पूछ रहा है किसके लिए, आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, तो जो आपका पर्यावरण निश्चयवाद है ना, क्या बोला है भाई, जो पर्यावरण निश्चयवाद है उसके बारे में इनमें से कौन सा आपके कथन इसमें सही है, तो वो आपको बताने हैं। तो कौन सा कथन सही है भाई, राइट आंसर बताएं, वीडियो को पॉज करें और फिर बताएं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला कह रहे थे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी हाई एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो एडवांस। कह रहा है कि भाई इसके अंदर एक तरीके से प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत ऊंचा होता है और मानव सामाजिक विकास का स्तर भिन्न होता है। भाई हाई लेवल ऑफ ह्यूमन मतलब हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दिखेगी नहीं, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, करेक्ट पूछ रहा था, तो क्या बचा सेकंड और मतलब बी और डी बचा। कह रहा है ह्यूमन बीइंग वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर लॉ। भाई प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही मानव अपनी तकनीकों को क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। तो ये भी ये आपको करेक्ट दिखेगा, क्या भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट दिखेगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दी प्लेस विच हैव ए म्युनिसिपलिटी कंटेन आपका कंटेनमेंट बोर्ड एंड ए नोटिफाइड एरिया इज नोन एज। तो भाई कह रहे जिन स्थानों में नगर पालिका छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र होते हैं तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है। तो भाई किस रूप में जानते हैं, जहाँ म्यूनसिपलिटी आपको दिख रहा है, आपका कंटेनमेंट बोर्ड दिख रहा है ना, नोटिफाइड टाउन दिख रहा है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं भाई, तो ऐसे एरिया को बोलते हो आप एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। ठीक है भाई, नेक्स्ट लोग देखते हैं, हिंदी में उसको प्रशासनिक शहर बोलते हैं। कह रहा दी रूर कोल फील्ड लाइज इन डैश कंट्री। भाई रूर जो आपका कोयला क्षेत्र है वो किस देश से जुड़ा हुआ है, तो ये आपने कहीं ना कहीं 9th और 10th में भी पढ़ी है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है, रूर एरिया किससे जुड़ा हुआ है भाई, भाई ये आपको दिखेगा किससे, जर्मनी से। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए आपने अभी यहाँ पर 50 क्वेश्चन करे और 50 में से आपके कितने राइट आंसर हुए हैं वो आप मुझे क्या बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इसमें एक चीज़ को और याद रखें, अगर आपको देखो ये जो भी सारे क्वेश्चन हैं, मैंने पहले भी कहा वीडियो शुरू होने से पहले कि अगर कहीं डाउट है तो डाउट को भाई उसको क्लियर करना है, आपको डाउट रखना ही नहीं है बस। और दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो भाई, और आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को इस सीरीज़ के बारे में बताएं। तो यहाँ पर मैंने 500 प्लस लाने क्वेश्चन जो है लाने पूरी मैंने आपको वादा करा, तो पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो इसमें देखो मैंने ऐसा नहीं करा है कि मैंने आपका 1 घंटा लिया और मतलब और 1 घंटे में 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, और मैंने बोल दिया देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, तो वो एक टोटल टाइम वेस्ट है। और अगर मैं कहूँ 200 से 250 तक अभी हम या 250 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, इनकी आधी
एक तरीके से मैंने जो वादा कराया, आधा वादा एक तरीके से पूरा हो गया, आधा रह गया है। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों का टाइम वेस्ट करना चाहता नहीं हूँ कि भाई कि मैं क्या करूँ कि मैं 1 घंटे में 10 या 20 क्वेश्चन कराऊँ, है ना, और उसी में लगा रहूँ और उसी में ही अब सारा टाइम वेस्ट करवा दूँ बच्चों का। तो भाई ऐसे चैनलों से प्लीज़ जो है आप दूर रहें। आप सिंपल फोकस रखें कि आपको क्या करना है, एक तो सीयूटी निकालना है, दूसरा कम से कम समय में आपको पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी जो भी आप जिस पे फोकस कर रहे हैं, तीसरा आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाना है क्योंकि आएंगे उसी से ही आपका। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में।